नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में गजेंद्र सिंह कवि आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और आइएगा मित्रों, कल हमने महाराणा प्रताप के बारे में खासा महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की और उसके बाद में आगामी जानकारी हम हासिल करते हैं। जिस प्रकार पिछले वीडियो में आपने देखा कि 19 जनवरी 1597 के दिन महाराणा प्रताप यश को इसी धरती पर छोड़कर अपने पुण्यों को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं और उसके बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं महाराणा अमर सिंह। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं, जब 19 जनवरी 1597 के दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस टाइम अकबर का दरबार लगा हुआ था लाहौर में। और जैसे अकबर के दरबार में ये सूचना प्रेषित की गई, ये सूचना मिली कि आज अकबर का सबसे बड़ा शत्रु महाराणा प्रताप इस दुनिया में नहीं रहा, तो साहब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर जार जार रोने लगा। अकबर के मुंह से शब्द नहीं निकला, केवल आंखों से आंसू निकलते रहे। सारे दरबारी सख्ती में आ गए, ये क्या हो सकता है? आज अकबर का सबसे परम शत्रु, सबसे प्रतापी शत्रु मरा है। आज अकबर को खुश होना चाहिए, आज अकबर को जश्न मनाना चाहिए। लेकिन अकबर के मुंह से एक शब्द निकला, आज इस दुनिया से सच्चा मर्द चला गया, आज इस दुनिया से सच्चा मर्द चला गया। सारे दरबारी चकित, अपने शत्रु को, सबसे प्रबल शत्रु को, सबसे खतरनाक शत्रु को आज ये सच्चा मर्द कैसे बता रहा है? उस समय अकबर के दरबार में वह कवि उपस्थित थे जिनका नाम होता है दुर्सा आढ़ा। और दुर्सा आढ़ा वे कवि थे जिनका महाराणा प्रताप के दरबार में भी वही सम्मान था, तो अकबर के दरबार में भी वही सम्मान था। अकबर और महाराणा प्रताप दोनों के दरबार में उपस्थित रहते थे दुर्सा आढ़ा। और दुर्सा आढ़ा ने उस समय जवाब दिया साहब, जो अकबर का जो मनोविज्ञान है, उन्होंने एक छप्पे छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया कि अकबर आज क्यों रो रहा है महाराणा प्रताप की मृत्यु पर। उन्होंने कहा कि अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, गो आडा गवड़ाए बहतो जिको दुर्वामी, नवरोजे न गयो नगो आतसा नवल्लो, नवरोजे न गयो नगो आतसा नवल्लो, नगो झरो का हेत राण दुनियाण दहल्लो, गहलोत राण जीती गयो तो दसण मूंद रसना डसी, गहलोत राण जीती गयो तो दसण मूंद रसना डसी, निसासा मूक भरिया नयन तो मृत साह प्रताप सिंह। दुर्सा आढ़ा ने बताया कि केवल मात्र वही मर्द था जो अपने घोड़े के ऊपर मुगलिया ठप्पा लगे बिना बैकुंठ में घोड़े को ले गया। केवल मात्र वही मर्द था जिसने पगड़ी को दरबार में झुकाए बिना बैकुंठ में साथ में ले गया। अरे वह तो उस मार्ग पर चला था जिस मार्ग पर वो चल गया उसके दरवाजे बंद कर गया, दोबारा कोई उस रास्ते पर चल भी नहीं सकता। वह उसने कभी नवरोजे में नहीं गया, कभी आतसों में नहीं गया, कभी वह झरोके के नीचे खड़ा होकर उसने मुजरा नहीं किया। इसीलिए आज अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु पर दसण मूंद रसना डसी, अपने दांतों के बीच जीभ को लेकर काट देता है और मूक निशासा भरिया नयन चुप हो जाता है, लंबे लंबे श्वास लेने लगता है, आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। तो मृत साह प्रताप सिंह, हे महाराणा प्रताप, तुम मृत्यु को जीत करके आज बैकुंठ को प्रस्थान कर गया है। महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जितनी चर्चाएं करें उतने कम हैं। बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व का धनी था, तभी तो हमारी आज़ादी का संघर्ष जो बंगाल से प्रारंभ होता है उसके भी जो चरित्र नायक होते हैं महाराणा प्रताप होते हैं साहब। आज़ादी के नायकों ने जिस नाटक के माध्यम से आज़ादी का बिगुल बजाया था वो महाराणा प्रताप के नाटक थे जो बंगाली भाषा में लिखे गए, और हमारे देश की आज़ादी का वह नायक बना महाराणा प्रताप, जिसको अपना आदर्श मानकर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रामगुरु, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां हंसते हंसते इस मातृ वतन के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन महाराणा प्रताप को लेकर छोटा सा भ्रम और चलता है कि महाराणा प्रताप ने एक बार अकबर को ये संदेश दे दिया था कि मैं तुझे बादशाह मानने को तैयार हूं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर को तमीज के साथ बादशाह सलामत नहीं कहा। वो अकबर को जिस शब्द से संबोधित करते थे वो शब्द था तुर्कड़ा, तुर्कड़ा, बस केवल यही शब्द काम में लेते थे। उन्होंने कभी बादशाह सलामत नहीं कहा। जबकि बाकी के जो दरबार में उपस्थित होते थे उन्होंने कमर तक झुक करके ना जाने कैसे कैसे जुआरडे करने पड़ते थे, और महाराणा प्रताप सच्चा मर्द जो था उसको तुर्कड़ा कहा करता था। अकबर ने कह भी दिया था उसको कि एक काम कर यार, तू मुझे नहीं चाहिए तेरा मेवाड़, तू तो तमीज के साथ मुझे बादशाह बोल दिया कर, मैं तेरा मेवाड़ वापस लौटा दूंगा। कन्हैयालाल जी सेठिया ने वो कविता भी लिखी है, पीथड़ और पाथड़,
जिसमें वो लिखते हैं कि अरे घासरी रोटी ने ओ बन बिलावड़ो ले बाग्यो, नानू सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो गुण हूँ अड़्यो गुण मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाच नहीं राखी रण में वेरिया रो खून बहावण में, हूँ याद करूँ हल्दी घाटी नैना में रोगत उतर आवे, सुख दुख को साथी चेतकड़ो मीठी सी हुक जगा जावे, पण आज बिलक तो देखूं हूँ जदराज कंवर ने रोटी ने, तो जाति धर्म न भूलू हूँ भूलू हिंदवाणी चोटी ने। कहते हैं अमर सिंह वो भूख से बिलबिलाया, वो घास की रोटी, तो आखिर महाराणा प्रताप ने उसे पत्र लिख दिया कि मैं तुझे बादशाह मानने के लिए तैयार हूँ। जब ये पत्र पूछा उस समय पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के राजकुमार ददरेवा के शासक थे वो भी अकबर के दरबार में उपस्थित थे और एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे। अकबर ने कहा कि देख पृथ्वीराज, देख पिथल, आज मैंने उस जंगली शेर को पिंजरे में पकड़ लिया है, वो मुझसे बादशाह कहने के लिए तैयार है। पृथ्वीराज ने कहा बादशाह सलामत, ऐसा हो नहीं सकता कि महाराणा प्रताप आपको बादशाह कह दे। बोले ना साहब, देख लीजिए पत्र प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज ने कहा पत्र जाली है, मैं खुद पत्र लिख करके पूछूंगा, क्या ये पत्र आपने लिखा है महाराणा? तो लिख के पूछिए। कन्हैयालाल जी सेठिया तो लिखते हैं कि वो ऐसा लिखा कि हूँ आज सुनी है ना हरियो शाड़ा रे सागे सोवेला, हूँ आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवेला, हूँ आज सुनी है राणा रे थका रांड हुवेली रजपूती, हूँ आज सुनी है राणा री तलवारा म्याना में रेवेली सूती। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ ने पत्र में जो दोहा लिखा था वो दोहा इस प्रकार है कि पटकू मूछा पाण, पटकू मूछा पाण के पटकू निज तन करद, लिख दीजिए दीवान इन दो माइली बात एक, कि हे महाराणा प्रताप तू सच बता, क्या अकबर को बादशाह बोलने के लिए तैयार हो गया है? अगर अकबर को बादशाह बोलने को तैयार हो गया, ये बात सत्य है, तो मैं मेरी तलवार से मेरी गर्दन काट लूंगा। और अगर तू बादशाह बोलने को तैयार नहीं हुआ तो बता कि मैं तैयार नहीं हुआ हूं, मैं अपनी मूंछ को मुगल दरबार में आंटी लगाऊंगा। जब महाराणा प्रताप के पास ये पत्र पूछा, महाराणा प्रताप ने उस दोहे को सुनकर के वापस उनकी दीप्ति जागृत होती है और महाराणा प्रताप उसका जवाब देते हैं कि तुरक कहासी मुख पतय, तुरक कहासी मुख पतय, इन तन सो एक लिंग, उगे जहां सूग सी प्राची बीच पतंग। कि हे पृथ्वीराज राठौड़, हे मेरे पीथल, मैं एकलिंग नाथ की सौगंध खाके कहता हूं कि जब तक सूर्य पूर्व दिशा से उदय होगा, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक तो मैं उसको बादशाह नहीं तुरकड़ा ही बोलूंगा। ये कई प्रकार की दंत कथाएं हैं, आइएगा इनसे अलग हट करके हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं उन्हें हम हासिल करते हैं। देखिएगा, जिस प्रकार 1597 में महाराणा प्रताप के स्वर्गारोहण के बाद इस मेवाड़ के जो शासक बनते हैं वे बनते हैं महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम। और यही महाराणा अमर सिंह प्रथम वो हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को देबारी के युद्ध में जीत दिलाई थी। जो देबारी का युद्ध 1582 में हुआ था, इस युद्ध के सेनापति महाराणा अमर सिंह थे और महाराणा प्रताप के राज्यकाल में देबारी का जो युद्ध हुआ उसमें ये सेनापति थे। और सेनापति रहते हुए मुगल सेनापति सुल्तान खां को इन्होंने तलवार के एक ही झटके में काट डाला था, जिस कि रगों में महाराणा प्रताप का रक्त प्रवाहित होता हो वो किसी प्रकार कम नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए कि देबारी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह। तो अकबर के सेनापति थे, उसका नाम था सुल्तान खां। अब साहब जब महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने उस समय एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी चूंडावत सक्तावत संघर्ष। शायद ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेवाड़ की सेना में युद्ध का जो हरावल दस्ता होता है, हरावल मतलब जो सबसे आगे युद्ध में लड़ते हैं वो चूंडावत होते हैं, सबसे पीछे का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं चंद्रावल। सक्तावत हमेशा चंद्रावल में रहे और चूंडावत हमेशा हरावल। जिस प्रकार चूंडावतों का जो योगदान है वो चूंडा का किसी प्रकार कम नहीं है। और शक्ति सिंह तो जिस प्रकार मुगल सेना में भी चला गया था लेकिन त्राटक घोड़ा दे के महाराणा प्रताप की सहायता की, तो नियम था कि हमेशा मेवाड़ की सेना में सबसे आगे रहेंगे चूंडावत, सबसे पीछे रहेंगे सक्तावत। महाराणा अमर सिंह के समय सक्तावतों ने जिद पकड़े, बोले चूंडावतों का कोई पट्टा करवा रखा है क्या? चूंडावतों को आगे रख करके हमें सबसे पीछे रख के हमारा अपमान किया जाता है, आज के बाद में जो भी लड़ाई होगी उसमें सक्तावत आगे रहेंगे। अब साहब जो काफी दिनों से परंपराएं पड़ी उनको अमर सिंह कैसे तोड़ सकता है? और जबरदस्त इनमें मेमनत से हम लड़े आगे, हम लड़े। अमर सिंह ने बड़ी युक्ति से काम निकाला और चावंड के मैदान में सामने किले के सामने एक तरफ चूंडावतों का दल खड़ा कर दिया, एक तरफ सक्तावतों का दल खड़ा कर दिया और कहा कि चूंडावतों तुम में से सबसे जो तगड़ा योद्धा है उसको छांट के भेजो। चूंडावतों ने अपने सबसे तगड़े एक योद्धा को भेजा। सक्तावतों को ऐसा भी कहा गया, सक्तावतों ने अपना सबसे तगड़ा योद्धा भेजा और कहा कि तुम दोनों योद्धा सबसे पीछे चले जाओ और दोनों सेना यहां आ जाओ। अब इस मेरी सेना से
जिस उस सेना में ना चुंडावत है ना सक्तावत है, उसके अलावा अन्य जो भील सेना है, अन्य जो भी मेवाड़ के सैनिक थे, उन सैनिकों से लड़ते हुए दोनों अकेले वीर, एक तरफ चुंडावत सक्तावत, लड़ते लड़ते जो चावंड के किले में पहले प्रवेश कर जाएगा, अगर सक्तावत कर गया तो आगामी जितने भी युद्ध होंगे, जितने भी सैनिक कार्रवाइयां होंगी, उनमें सबसे आगे सक्तावत लड़ेगा। अगर लड़ते लड़ते इस किले के दरवाजे में पहले प्रवेश चुंडावत कर गया तो जिस प्रकार चुंडावत हमेशा हरावल में रहें वैसे रहेंगे। अब साहब उन दोनों वीरों को लड़ते लड़ते, वो हजारों की सेना लड़ते 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 ये सक्तावत साहब चावंड के दरवाजे पर पहुंच गया। तब जो चुंडावतों का जो छांटा गया, जो उद्भट वीर था, उसने सोचा कि आज अगर मैं किले में प्रवेश नहीं कर पाया, अगर यह सक्तावत प्रवेश कर गया तो मुझ पर मेरी पीढ़ियों को कलंकित करने का वो धब्बा लग जाएगा, क्योंकि अगर मेरी जगह दूसरा वीर होता, क्या पता वो इस मुकाम को हासिल कर लेता, इस परंपरा को टूटने से बचा लेता, हमें हरावल में लड़ने का मौका मिलता। देखना क्या मेवाड़ी जो रगों में जो तासीर है वो कैसी है। सक्तावत जैसे किले में प्रवेश करने लगा, चुंडावत ने देखा कि कहीं हमारी परंपरा टूट नहीं जाए, अपने बाल पकड़ के तलवार से गर्दन काट के गर्दन फेंक दी अंदर, किले में गर्दन फेंक दी अपने, अल्लाह तेरे से पहले मैं गया। और इस प्रकार यही निर्णय रहा कि हमेशा मेवाड़ के हरावल में चुंडावत ही लड़ेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ चुंडावत सक्तावत संघर्ष को टाल दिया, जो महाराणा अमर सिंह के समय की घटना है। महाराणा प्रताप के स्वर्गारोहण के बाद भी अकबर नहीं माना और मेवाड़ के खिलाफ वो सेना पर सेना भेजता रहा। अकबर ने महाराणा अमर सिंह के खिलाफ केवल एक सैन्य अभियान में सलीम को भेजा, अपने पुत्र को, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती तो यही सलीम बादशाह बनता है, और सलीम या जहांगीर अकबर के भेजने पर मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1599 में। लेकिन उसके बाद में वो उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझ जाता है और मेवाड़ पर कुछ विशेष किए बिना उसको लौटना पड़ता है। यानी कि यूं कह सकते हैं सलीम भी अमर सिंह को नहीं झुका पाया, अमर सिंह उससे भी लड़ता रहा। जब 1605 में जहांगीर ने सत्ता संभाली, जहांगीर ने भी साफ पीछा नहीं छोड़ा। देखिएगा 5 दल अमर सिंह के खिलाफ आते हैं। सबसे पहले परवेज आसफ खां और सागर को भेजता है। सागर महाराणा प्रताप का भाई था, अमर सिंह का चाचा था। सबसे पहले जहांगीर ने 1605 में एक दल भेजा अमर सिंह को पकड़ने के लिए, जिसका नेतृत्व कर रहे थे परवेज, आसिफ खां और सागर, और यह दल आता 1605। लेकिन अमर सिंह लड़ता रहता है, इनके सामने नहीं झुकता। 1608 में फिर जहांगीर भेजता है महाबत खां को, फिर अमर सिंह लड़ता रहता है। 1609 में जहांगीर फिर भेजता है अब्दुल्ला को, लेकिन अमर सिंह नहीं झुकता। 1612 में यह भेजता बंगाल के राजा बासु को, लेकिन फिर भी अमर सिंह नहीं झुकता। यानी कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने संघर्ष की जो विरासत छोड़ी थी, उस विरासत को अक्सर से पालन करते रहे महाराणा अमर सिंह। और 5 दल जहांगीर ने भेजे, जब तक महाराणा अमर सिंह लड़ते रहे और करीब करीब मेवाड़ पर जो मुगलिया थाने थे वो कायम हो गए। मेवाड़ का बहुत कुछ हिस्सा, नाम मात्र का हिस्सा अमर सिंह के पास रहा। और अंतिम बार जब नहीं मानता तो अजमेर आता है खुद साहब जहांगीर, और अजमेर में आकर के ये योजना बनाता है, जिस प्रकार हल्दी घाटी की योजना बनाई जाती है अजमेर में, और यहीं पर अजमेर आता है साहब जहांगीर। और जहांगीर अपना सेनापति नियुक्त करता है खुर्रम को, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से शासक बने। जहांगीर खुर्रम को भेजता है और जहांगीर आदेश देता है अजमेर में आकर कि मेवाड़ की फसलों को जला दो, फसलें जला दो, खेतों को राख कर दो, कत्लेआम करो, जो भी मिल जाए उसी को काट डालो, कत्लेआम करो, मेवाड़ को पूर्णतया उजाड़ दो। और यही इरादा लेकर 1613 में आता है साहब खुर्रम या शाहजहां, जो 1613 में आता है और 1615 तक लगातार 2 साल तक मेवाड़ के खिलाफ अभियान छेड़ देता है। और 2 साल में यूं कह सकते हैं कि अब अमर सिंह के पास कुछ नहीं बचा। चावंड, गोगुंदा सब कुछ इनके हाथ से निकल गए। जंगलों में संघर्ष करते रहे, लेकिन फिर भी संघर्ष करते रहे साहब। और आखिर में इसी 1615 में होती है मुगल मेवाड़ संधि। और याद रखना, ये मुगल मेवाड़ संधि होती है महाराणा अमर सिंह
और जहांगीर के बीच में। हालांकि खुर्रम ने करवाई थी, खुर्रम के बीच कहेंगे, लेकिन उस समय जो शासक थे वो थे जहांगीर। अमर सिंह तो नहीं करने वाला था, लेकिन अमर सिंह के दरबारियों ने और अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह ने जब अत्यधिक दबाव दिया तो इनके दबाव में इसको ये संधि करनी ही पड़ी, जिसके बारे में इस प्रकार मुगल मेवाड़ संघर्ष पर विराम लगता है और मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि होती है, जिसे मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। और यह संधि हुई थी 1615 में। 1615 तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही और इसी 1615 के बाद में राजधानी बन गई चित्तौड़। आइएगा बिंदुवार चर्चा करते हैं। महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में 1615 में जो मुगल मेवाड़ संधि होती है वह संधि होती है गोगुंदा में। याद रखना, मुगल मेवाड़ संधि कहां पर हुई? गोगुंदा उदयपुर में। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615 में। मुगल मेवाड़ संधि किस किस के बीच में हुई, या उस समय मेवाड़ का शासक कौन? महाराणा अमर सिंह प्रथम और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच में। अच्छा, ये समझौते कराने में, जो ये संधि कराने में जो थे, इधर तो जहांगीर का पुत्र खुर्रम था और इधर महाराणा अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह था। दरबारियों ने दबाव दिया, लेकिन लगातार अनवरत, जिस प्रकार हमने देखा कि किसको अकबर ने भेजा, किसको जहांगीर ने भेजा, लगातार ये संघर्ष चलता रहा। तो मेवाड़ी वीरों के घरों में केवल विधवा और छोटे अबोध बच्चे, इनके अलावा कुछ नहीं बचा। पूरा मेवाड़ खाली, हर घर में विधवाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। वीर बहादुर सारे लड़ते हुए मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गए। तब आखिर में जब पुत्रों का और दरबार का दबाव पड़ा तो आखिर में महाराणा अमर सिंह को झुकना पड़ा और ये संधि करने के लिए वो तैयार हो गए। देखते हैं, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में होती, ये गोगुंदा में होती है साहब। और ये जो संधि हुई, ये हुई युवराज यानी कि अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह और दरबारियों के दबाव के कारण आखिर करना ही पड़ा कि स्थिति बहुत डामाडोल हो चुकी है। और देखिएगा मुगल मेवाड़ जो संधि थी उसकी शर्तें क्या क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण। परीक्षा में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल मेवाड़ संधि का बिंदु नहीं है? ध्यान दीजिएगा। शर्त नंबर 1 की महाराणा अमर सिंह हर समय 1000 घुड़सवार सैनिकों को लेकर मुगल सेना के लिए तैयार रहेगा कि कभी भी मुगल सेवा में आपको काबुल भेजा जा सकता है, बंगाल भेजा जा सकता है। उस समय आपको 1000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की सेवा करनी ही पड़ेगी। शर्त नंबर 2, स्वयं अमर सिंह दिल्ली के दरबार में, आगरा के दरबार में नहीं जाएगा, लेकिन गोगुंदा में खुर्रम के पास आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और साथ में मुगल दरबार में शामिल होने के लिए अपने पुत्र कर्ण सिंह को भेजेगा। स्वयं अमर सिंह गोगुंदा में खुर्रम के सामने हाजिर होगा। इस संधि पर वो बाकायदा मोहर लगाएगा, इसको स्वीकार करेगा और अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में भेजेगा। यहां कुछ हद तक मेवाड़ के महाराणा की चली, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह वो मुगल दरबार में शामिल होना नहीं चाहते थे, अपनी पुरखों की परंपरा को ठप्पा नहीं लगाना चाहते थे। शर्त नंबर 3, चित्तौड़ जो गढ़ है, जो चित्तौड़ का किला है, वो वापस महाराणा अमर सिंह को लौटा दिया जाएगा। लेकिन महाराणा अमर सिंह सामरिक दृष्टि से उसे मजबूत नहीं करा पाएगा, उसकी मरम्मत नहीं करा पाएगा। और चौथी शर्त है साहब, महाराणा अमर सिंह को भी अन्य राजाओं की तरह मुगल जो दरबार है उसके सेवकों की श्रेणी में गिना जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अमर सिंह दरबार में हाजिर हो। और साहब इस संधि के बाद अमर सिंह मुगल दरबार में हाजिर नहीं हुआ और उसने मुगल दरबार में अपने जिस पुत्र को भेजा वो था युवराज कर्ण सिंह। और यही युवराज कर्ण सिंह जो खुर्रम था, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से खुर्रम का पगड़ी बदल भाई बना। पहले एक परंपरा हुआ करती थी, दो दोस्तों के विचार मिल गए तो अपनी पगड़ी उसको और उसकी पगड़ी खुद लेकर उस दिन से वो धर्म भाई बन जाते थे। इस प्रकार पगड़ी बदलकर खुर्रम और कर्ण सिंह दोनों आपस में धर्म भाई बनते हैं। और ये युवराज कर्ण सिंह खुर्रम के आग्रह पर मुगल दरबार में जाता है और यही वह प्रथम मेवाड़ी है साहब जो मुगल दरबार में हाजिर हुआ। वो मुगलों के सामने हाजिरी देने वाला जो हुआ वो जो कौन था? युवराज कर्ण सिंह। ये बड़ी अपमानजनक संधि थी और महाराणा प्रताप का पुत्र और ऐसी संधि कर ले। हालांकि इसमें मेवाड़ का गौरव बचा रहा, मेवाड़ पर कहीं भी नहीं है, लेकिन वो भावुक लोग जो एक ईमान जो बन चुका है उसी ईमान पर अपने को मरा मिटा देने वाले जो लोग होते थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं बात खल गई। और इस प्रकार इसके बाद में संधि होने के बाद सारा राजपाट अमर सिंह ने अपने पुत्र युवराज कर्ण सिंह को सौंप दिया था। खुद तो एक तरीके से बिल्कुल राजकाट से अपने आप को अलग कर लिया था। और इस महाराणा अमर सिंह की 1620 में हो जाती है साहब मृत्यु। 1620 में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु जिस जगह हुई वो जगह है आहड़।
और इसी आहड़ में आज भी अमर सिंह की छतरी है। महाराणा अमर सिंह की छतरी कहाँ है साहब? आहड़ में। यही आहड़ में इनकी मृत्यु हुई। अच्छा, 1615 के बाद में, 1615 तक जो राजधानी रही चावंड रही, 1615 के बाद में राजधानी तो कर दी गई चित्तौड़, लेकिन राजकाज में भाग नहीं लेते थे। और महाराणा अमर सिंह जिस जगह पर रहा करते थे वो जगह थी आहड़, और यही आहड़ में इनकी मृत्यु हो गई और यहीं पर अंतिम संस्कार करके बना दी गई इनकी छतरी। तो महाराणा अमर सिंह भी किसी प्रकार कम नहीं थे। आपने देखा अकबर ने जहांगीर को भेजा और जहांगीर ने ना जाने कितने दल खुर्रम तक 1613 तक उसके खिलाफ भेजते रहे, लड़ते रहे। आखिर वो विधवाओं की स्थिति और बालकों का घर देखा तो अमर सिंह को दरबारियों के और अपने पुत्र के आगे झुकना पड़ा और ये संधि करने को तैयार हुए। लेकिन वह अपनी इस यश रूपी काया को, हाँ तो मित्रों, इस प्रकार 1620 में महाराणा अमर सिंह का देहांत हो जाता है और 1620 में मेवाड़ के शासक बनते महाराणा कर्ण सिंह, और जिन्होंने 1628 तक मात्र 8 साल तक का राज किया। और ये शाहजादे खुर्रम के धर्म भाई थे, यानी कि मुगल सल्तनत से इनके काफ़ी नज़दीकी रिश्ते थे। कम समय तक जीवन रहने की वजह से ये मेवाड़ का दुर्भाग्य रहा, भाग्य रहा। अन्यथा अगर इनका थोड़ा राजकीय काल लंबा होता तो मेवाड़ की आर्थिक उन्नति निश्चित होती। आएगा इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के उत्तराधिकारी बने कर्ण सिंह, और यही वह प्रथम मेवाड़ी राजकुमार है जो मुगल दरबार में गए और मुगल दरबार ने इनको मनसबदारी दी। तो याद रखना, प्रथम मेवाड़ी शासक बताइए जो मुगल दरबार का मनसबदार बना, तो उत्तर होगा कर्ण सिंह। एक याद रखने की बात यह महत्वपूर्ण है कि कर्ण सिंह के कहने पर अमर सिंह ने जहांगीर के समय समझौता किया था। कई बार यह प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो याद रखना, अकबर की अधीनता मेवाड़ के किसी शासक ने नहीं की थी, जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी जो महाराणा अमर सिंह ने की थी। अच्छा साहब, प्रथम मेवाड़ी जो मुगल मनसबदार बने वो हैं मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह, और यही वह प्रथम मेवाड़ी हैं जिनके राज्याभिषेक में मुगल दरबार के द्वारा उपहार भेजे गए। इन्होंने मुगलों के दरबार में रहे तो उनकी शैली इनको पसंद आई और मेवाड़ को इन्होंने परगनों में बांटा साहब। ये बदनौर परगना है, ये सलूम्बर परगना है, इस प्रकार सब परगनों में बांट करके उनके जो ठिकानेदार थे उनके हाथों शासन व्यवस्था सौंपी, तो मेवाड़ में व्यवस्था में सुधार हुआ। तो याद रखना, मेवाड़ को परगनों में विभक्त मेवाड़ के किस शासक ने किया या किस शासक के समय हुआ? तो याद रखना, महाराणा कर्ण सिंह के समय। और इसी कर्ण सिंह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्रम को शरण दी थी, और वो शरण दी पिछोला झील के महलों में। याद रखना, इसी जहांगीर के विद्रोही खुर्रम के पुत्र को पिछोला झील के महलों में शरण किसने दी? कर्ण सिंह ने। और ये जो शरण दी, ये शरण दी गई थी 1623 में, 1623 में। इस प्रकार ये खुर्रम के काफी नजदीक आ गए, और जब खुर्रम शाहजहां के नाम से शासक बने, इनके संबंध और गहरे रहे। ये पहले भी पगड़ी बदल करके धर्म भाई बन चुके थे। तो याद रखना, मेवाड़ के कौन से शासक शाहजहां के धर्म भाई थे? तो उत्तर होगा कर्ण सिंह। इस प्रकार 1628 में कर्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। छोटा सा कार्यकाल रहता है, और इसके बाद में आगामी उत्तराधिकारी को अपन जानते हैं। हाँ तो मित्रों, इस प्रकार कर्ण सिंह के बाद में मेवाड़ के शासक बनते महाराणा जगत सिंह, जिनका शासन काल रहता है 1628 से लेकर 1652 तक। जो कर्ण सिंह के उत्तराधिकारी बने, इनके कोई महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं है, सामान्य सी जानकारियां हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। आइएगा उनके बारे में अपन जानकारी हासिल करते हैं। इन्हीं के शासन काल में शाहजहां ने प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग किया, क्योंकि जो इनके प्रतापगढ़ के जो सामंत इनके अधीन हुआ करते थे, वहां कुछ आपसी मनमुटाव हुआ। तो प्रतापगढ़ के जो सामंत थे उनको और उनके पुत्र को बुलाकर जगत सिंह ने धोखे से जहर देकर दोनों को मार डाला। और जब इस घटना का पता शाहजहां को पता चला, तो शाहजहां ने प्रतापगढ़ को एक अलग रियासत के रूप में मान्यता देकर के मेवाड़ से अलग कर दिया। हालांकि फिर भी जगत सिंह वहां पर लूटमाट करते रहे, और जो शर्त हुई थी मेवाड़ मुगल संधि, उसके शर्त को तोड़ा और इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई। हालांकि ये मरम्मत इन्होंने प्रारंभ की थी, और इस मरम्मत का जो आगामी काम था महाराणा राज सिंह ने करवाया, जिसको वापस शाहजहां ने तुड़वा भी दिया था। लेकिन याद रखना, जो मुगल मेवाड़ संधि में चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत ना करवाने की शर्त का उल्लंघन किस शासक ने किया? तो उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह ने। आया हुआ प्रश्न भी है। चित्तौड़गढ़ किले की संधि के बाद में जो मरम्मत दोबारा जिसने करवाई वह है महाराणा जगत सिंह।
और इन्हीं महाराणा जगत सिंह ने जगन्नाथ मंदिर जो उदयपुर में वो बनवाया, तो साथ ही जो उदय सागर झील है उसमें बने हुए जग मंदिर और अन्य महलों का निर्माण भी महाराणा जगत सिंह ने कराया। तो मित्रों ये थी हमारी आज की जानकारियां, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मेवाड़ की अन्य जानकारियों को हम प्राप्त करेंगे। तब तक चाहते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।